दिल्ली में हर साल इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है, लेकिन इस बार कुछ फिजा बदली हुई है। दलित साहित्य को लेकर जो उनकी भागीदारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और दलित बुक स्टॉल पे खासकर ऐसी किताबें जिसमें अम्बेडकरवादी साहित्य, जिसमें समानता का साहित्य, जिसमें महिलाओं का साहित्य है, उसको लेकर लोगों में जागृति बढ़ी है। और उस समाज के लोग जिनको जाति व्यवस्था के तहत पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको हाशिए पर रखा गया, वो जब अपने साहित्य में लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने जो तमाम लेखक हैं, अपने जो समाज सुधारक उनको पढ़ रहे हैं, अब उनकी प्रतिक्रियाएं तेज़ी से आने लगी और सोशल साइट्स के ज़माने में बहुत तेज़ी से वो लोग लिखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं और उसका असर किताबों पर भी दिख रहा है। तो मैं आज जो इंटरनेशनल बुक फेयर है उसमें इसी की पड़ताल करने की कोशिश करूंगा कि जो दलित साहित्य है, जिसमें समानता, बराबरी, महिलाओं के अधिकार की बात होती है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हों या ज्योतिबा फुले हों, सावित्री बाई हो, कांसी राम तक के जो जिन्होंने बातें कही है, लिखी है, वो किस तरह से प्रभाव में आ रहा है और वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि एक जो वर्ग विशेष को लेकर जो साहित्य की बात होती थी वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है और जो दलित साहित्य की अगर बात करें तो वो लोग जिनको अपना दर्द है वो खुद ही अब बयां करने लगे हैं और मजबूती से रख रहे हैं? ये तो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण है कि अब आज कम से कम जो हम मुख्य धारा का साहित्य एक दलित से इतर मानते थे, आज मुख्य धारा का साहित्य दलित है। दलित साहित्य जो आज लिखा जा रहा है, महिलाएं लिख रही हैं, हमारे दलित वर्ग के लोग लिख रहे हैं, आदिवासी लिख रहे हैं, ये एक प्रतिस्थापित हो चुका है और बिल्कुल एकदम न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में दलित साहित्य स्थापित हो चुका है। ये एक दलितों के तकलीफ के बारे में प्रेमचंद ने भी लिखा। उसके बाद एक बार नामदेव धसाल आते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद एक लंबा गैप है। बाबा साहब ने सारा रिफॉर्म, जितने संविधान लिखा, उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए काम किया, सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया। उसके बाद एक लिटरेचर को लेकर गैप था, किताबों को लेकर एक संकोच था मन में। क्या लग रहा है अब लोग संकोच तोड़ के साफ साफ कह रहे हैं कि हम इस वर्ग से हैं, हम इस व्यवस्था से और मुझे इस अपनी बात खुद कहनी है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि आज कम से कम हर एक वर्ग का कोई भी पुरुष हो या महिला जो लिखती है वो ये अपनी मानते हैं कि दलित लिख रहा है। लेकिन मैं आपके पहले वाले सवाल पे जाके बात करना चाहूँगी कि जो एक तरह से जो दलित साहित्य की जो चिंतन परंपरा है वो हमें बहुत पीछे से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले दलित साहित्य नहीं लिखा गया, हाँ वो प्रकाश में नहीं आया। पूरा आप देखिए, थेरी गाथाओं को लीजिए, साहित्य वहाँ भी दिखाई देता है हमें। उससे पहले सिद्धो नाथों की हमारे यहाँ परंपरा रही, लोकायत था। ये क्या था? ये दलित साहित्य ही एक तरह से था, वो चिंतन पर का एक साहित्य था पूरा का पूरा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से साहित्य को एकदम खासकर ऐसे वर्ग वाला जो साहित्य था, जो एक बुनियाद व्यवस्था को बदलने का जो काम करता था साहित्य, उसको प्रकाश में ही नहीं आने दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक तरह से सामाजिक विस्तार होता जा रहा है, या हम जो बाबा साहब ने उसके बाद लिखा, नामदेव धसाल लिखते हैं। मैं एक छोटी सी आपको एक इसमें बीच में चर्चा ये करना चाहूँगी कि अभी भी जो जो एकदम बुनियाद पे जो चोट जो करते हैं उसके साहित्य को नकारने की भरसक कोशिश की जाती है। और ये कोशिश हमें पिछले दिनों दिखाई दी। गुजरात दलित साहित्य अकादमी जो है उसमें नामदेव धसाल की एक कविता है, मैन शुड डू। उस कविता का ट्रांसलेशन गुजराती में होना था और गुजराती में वो प्रकाशित होनी चाहिए थी, लेकिन उसको हमारे ही कुछ लोगों ने, जो नहीं चाहते कि दलित साहित्य प्रकाश में आए, और खासकर वो साहित्य जो बुनियाद को बदलने की बात कर रहा है, जो मुख्य धारा के साहित्य, जो एक प्रतिस्थापित जो साहित्य बनता आ रहा है उसके ऊपर चोट करता है, वो नहीं चाहते कि वो प्रकाश में आए। आपको हैरानी होगी कि अभी लेटेस्ट में ही गुजराती जो साहित्य अकादमी है उसने उस कविता को, पर्टिकुलर उस नामदेव धसाल की कविता को नहीं लिया, प्रकाशित नहीं किया। लेकिन बहुत सारा लिखा जा रहा है और अब आज यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लीजिए, सिलेबस में देख लीजिए, दलित साहित्य को नकार नहीं सकते। अब आज रिसर्च जो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में जो होता जा रहा है वो दलित साहित्य के ऊपर होता जा रहा है। वो जेएनयू, तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो इस तरह के स्टॉल हैं जिसमें दलित साहित्य हो, दलित दस्तक हो, साफ साफ नाम लिखा, उसके बाद भी लोगों का रुझान बढ़ा है, तो वो तबका, वो वर्ग जो वंचित था, हाशिए पर था, वो अपने अधिकारों को ढूंढ रहा है, अपने साहित्यकारों को ढूंढ रहा है, वो अपने दर्द को खुद बयां करना चाहता है। क्योंकि पेरियार ने कहा था कि आपकी अपनी जो कथा है, जो व्यथा है, उसे आप ही व्यक्त करें तभी उसका मर्म समझ में आता है। क्या लगता है कि अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि जो साहित्य है वो, उसमें भी जातिवाद था, वर्ग विभेद था और उसे पाटने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, साहित्य में जातिवाद और वर्ग विभेद तो पहले से ही था। दलित वर्ग से आने वाले लेखकों को आगे आने की नहीं दिया जाता था, लेकिन आज, और वो अपना नाम बदल कर लिखते थे कई बार।
ये उनके सामने होता था कि लेखन हो रहा था लेकिन वो नाम बदल कर लिखते थे। लेकिन आज कोई भी लेखक अपनी जाति बताने से डर नहीं रहा है, वो लिख रहा है और अपनी जाति बताकर लिख रहा है। तो ये फ़र्क अब आया है और वो अपनी आवाज़, अपनी व्यथा, अपना दुख सबको बताना चाहते हैं। अपनी दैनिक विभीषिका से जिससे वो गुजर रहे हैं उसको आराम सबको बताना चाहते हैं, और उसमें वो अपनी जाति को नहीं छुपा रहे हैं, अपनी परेशानियों को नहीं छुपा रहे हैं, और मेन धारा में आने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, समानता पाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद साहित्य का जो पटल है वो, और वहाँ पर हमें और ज़्यादा दलित लेखक देखने को मिलेंगे। और उसमें भी मैं चाह रही हूँ कि स्त्री लेखन ज़्यादा हो रहा है, स्त्रियाँ और ज़्यादा उभर कर आ रही हैं, और यही चीज़ थोड़ा थोड़ा रुझान आदिवासी लेखन की तरफ भी जा रहा है। अब आदिवासी दूसरे जाकर आदिवासियों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, आदिवासी स्वयं अपनी व्यथा और अपनी बारे में लिख रहे हैं। तो हम देखते हैं एक जो उनकी संस्कृतियाँ हैं, केवल उनकी व्यथाएं ही यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, कुछ संस्कृति, कुछ अनछूटे पहलू जो अब तक हमारी नज़र में नहीं थे, वो भी उनकी कविताओं और कहानियों में उजागर हो रहे हैं। मेरी अपनी एक समझ जो बनी है साहित्य के बारे में, उसमें मैंने देखा है साहित्य समाज बदलता है, साहित्य देश बनाता है, साहित्य आपकी सोचने की प्रक्रिया को आसान करता है और उसको एक परिष्कृत रूप देता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि जो खाया घायलों का साहित्य होता है और जो पीड़ित का साहित्य होता है, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। इस देश में साहित्य उन्होंने लिखा जिनको नदी, नाले, झरने, तालाब से के बारे में तो पता था, लेकिन मानवीय तकलीफ़ों के बारे में शायद उनको पता नहीं था, या उन्होंने उस तकलीफ़ को नहीं झेला था, उस मानवीय दंश को नहीं झेला था, उस जातिवादी दर्द को नहीं झेला था। तो दलित साहित्य में दोनों चीज़ें मिलेंगी। क्या लगता है आपको कि तकलीफ़ें तो सबने बयां की, प्रतिकार का शब्द नहीं आया, तो क्या जो दलित लेखक हैं, जो दलित साहित्यकार हैं, वो प्रतिकार के शब्द लिख रहे हैं? अब मैं समझता हूँ इसमें एक आंदोलन आ चुका है। पिछले आप देखो कि 4-5 सालों में जो साहित्य है, दलित साहित्य, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इसमें विशेष नाम जो है, बहुत नाम है, जैसे डॉक्टर कौशल पवार हैं, अजय नवरिया जी हैं हमारे, और बहुत हमारे लेखक हैं जो अच्छी अच्छी कविताएं, कहानी, किताबें लिख रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम हो रहा है। तो ये एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और शायद अब ये रुकेगा नहीं। ये अपने मकसद को पा के रहेगा। जो हाशिए पे लोग थे वो अब मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और धारा में शामिल होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा है। आप अगले 10 साल में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से चेंज होगा। और हम तो ये साहित्य के प्रति एक खरीदार भी बहुत ज़रूरी होता है, बाज़ार, जिसको हमेशा से दलित साहित्य हो, आदिवासी साहित्य हो, पिछड़ी जाति की बातें हो, वो कहा जाता था कि उनके खरीदार भी नहीं है। लेकिन अब वो खरीदार भी बढ़ रहा है। एक उस वर्ग में भी, वंचित तबके में भी एक मिडिल क्लास उत्पन्न हुआ है। उनके बच्चे घर से यूनिवर्सिटी पहुँचने लगे हैं, वो अपने जड़ों को ढूंढ रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ा सच है कि इस देश में जितने भी सोशल रिफॉर्म के काम हुए, जो सामाजिक बदलाव, वो उसी तबके से आए हैं जिन्होंने उस दर्द को झेला है। तो क्या लगता है कि एक आप खुद विदेश सेवा में हैं, तो क्या लगता है कि जो खरीदारी की समस्या थी, किताब पढ़ने की समस्या थी, वो वंचित तबके के लोग अब यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और वो अपने जड़ों को ढूंढ रहे हैं, और अब ग्राहक और ख़रीदार की भी समस्या नहीं रही, वो दूर होती दिख रही है? डेफिनेटली दूर हो रही है। और मैं तो अपनी मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ कि मेरे जो साथी हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रुचि लेते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे घूम रहे हैं अभी भी। और मेरी खुद का अपना पुस्तकालय मैं बना रहा हूँ, उसमें मैंने अपनी कलेक्शन खुद की, मेरी जो है ना 3-4 हज़ार किताबों की हो गई है। अब ये मैडम से यही पूछ रहा था कि आपका प्रकाशक कौन है, और मुझे उनसे किताबें चाहिए, और यहाँ से भी मैं किताबें ले ही रहा हूँ। तो ये तो रुचि बढ़ी है। और यही नहीं, मैं विदेशों में भी देखता हूँ, जहाँ जहाँ ये है, जहाँ जहाँ अपने लोग संपर्क में आते हैं तो पूछते हैं कि किस तरीके से इसको एक्वायर किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो ये निश्चित रूप से ये चीज़ बढ़ी हुई है। और अब लगता है कि समय आ गया है इस चीज़ को, कि इस चीज़ को तो बढ़ेगा तो है ही, लेकिन अब ये सामाजिक क्रांति का रूप ले रही है। तो क्या लग रहा है आप लोगों की किताबें खरीदने की जो पहले बात हो, आप लोग कितना किताब खरीद रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? देखिए, किताब खरीदने की बात, किताब तो सभी खरीदते हैं, पर जो देखने में आ रहा है कि जितने भी ये हम पुस्तक मेले में बुक हैं, सभी के अपने अपने पब्लिशर है। और सबसे बड़ी बात कि दलित के जो पब्लिशर है वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके दलितों के पाठकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो
आप लोग कैसे देख रहे हैं दलित साहित्य का जो तेज़ी से जो विकास हो रहा है, जिस तरह से नए लेखक आ रहे हैं, मजे हुए लेखक आ रहे हैं, पहले से बहुत लोगों ने लिखा है, तो एक सामाजिक बदलाव को भी आप लोग इस महसूस कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के तहत? हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी ज़माना देख लिया, क्योंकि मेरी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है। तो मैं अब जो ये दलित साहित्य में जो देख रहा हूँ तरक्की, ये लगभग 8-10 साल से मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी उत्सुकता जो बढ़ रही है पढ़ने में, और अपने बहुजन जो आंदोलन से जुड़े हुए जो हमारे महापुरुष हैं और लेखक हैं, जो उनको संकलित कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं। हालांकि ये जो बात चली है बीएसपी मूवमेंट से ज़्यादा चली, मान्यवर कांशीराम जी ने हमें हमारे महापुरुषों की जो कड़ी है, जो भगवान बुद्ध से लेके और बाबा साहब अम्बेडकर तक आके समाप्त होती थी, अब मान्यवर कांशीराम जी तक वो आ पहुंची है। तो हम ऐसा समझते हैं कि आने वाला जो भविष्य है दलित साहित्य का, बहुत ही सुदृढ़ होगा, बहुत ही मजबूत होगा, और एक स्तंभ की तरह ये यहाँ पर पहचान बनेगी, एक स्तंभ की तरह स्थापित होगा ये दलित साहित्य, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप जब भी किसी ऐसे बुक स्टॉल पे जाए जहां आपको अम्बेडकरवादी किताबें मिलती हो, जहां आपको दलित साहित्य की बात हो, उसको सिर्फ एक जाति से जोड़ के मत देखिए, उसमें वो आपके देश की सच्चाई है। और आप एक देश के रूप में तभी मजबूत बनेंगे जब आपके देश का हर नागरिक समानता और बराबरी के हक से जिए। आपका देश तभी मजबूत बनेगा जब सबका बराबर विकास हो, उसमें लैंगिक भेदभाव ना हो, जाति के नाम पर भेदभाव ना हो, समाज में किसी तरह का भेदभाव ना हो, बराबरी हो। और दलित साहित्य शायद जितना मैंने पढ़ा है उसमें यही सिखाता है कि जो भेदभाव है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, महिलाओं के साथ भेदभाव हो, अगर वो ख़त्म करने की बात किसी साहित्य में होती है, आपकी व्यथा दर्द है, उसे ही दलित साहित्य कहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक मजबूत देश के लिए साहित्य बहुत ज़रूरी है, और साहित्य में भी अगर दलित साहित्य की बात हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एक समाज के रूप में, एक इंसान के रूप में, और एक राष्ट्र के रूप में, और सबसे बढ़कर मानव के रूप में आप एक बेहतर मानव बने। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक इंटरनेशनल बुक फेयर, नई दिल्ली।